हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आज हमने बहुत ही स्पेशल गेस्ट आशुतोष कुमार श्रीवास्तव जी को आपके सामने बुलाया है, ताकि इन्होंने अब सर आपको इंट्रोडक्शन देंगे कि सर ने यूजीसी के जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है उसको कैसे क्वालिफाई किया है। तो सर पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी। मेरा नाम आशुतोष कुमार श्रीवास्तव है। मैंने जी। अभी दिसंबर 2022 की जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की है। जी। और ये मेरा पहले मेरा नेट हो गया था, मेरा जेआरएफ हुआ है। मैंने परा स्नातक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया है और जी। स्नातक कानपुर विश्वविद्यालय के युवराज दत्त महाविद्यालय लखीमपुर खीरी से किया हुआ है। जी। तो जैसा कि सर आपने जो अपना ग्रेजुएशन किया है वो किससे किया है, मतलब कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन किससे किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? मेरा ग्रेजुएशन हिंदी संस्कृत और राजनीति विज्ञान से है और जी। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा हिंदी से है। तो सर जैसा कि आपने जो जेआरएफ दिया है वो हिंदी से क्वालिफाई किया है, तो आपकी क्या रैंक बनी, यहाँ क्या परसेंटाइल बनी, तो आप वो बता दें। मेरा परसेंटाइल 99.55 बना है। जी। और 99.55 जी। परसेंटाइल। तो जैसा और कि मेरा नंबर था। जी 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 सर बोलिए। बताएं। बताएं बताएं सर बताएं। मेरे लगभग 200 नंबर थे, तीन 200 सौ नंबर है। चलिए। तो जैसा हम्म। कि सर आपने ये बता दें बच्चों को जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपने किस अटेम्प्ट में जेआरएफ का जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई क्लियर किया था। मेरा प्रथम प्रयास में मेरा जून 2022 की परीक्षा में नेट क्वालिफाई हुआ। और दूसरे जी। प्रयास में मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। पहला जो प्रयास था मेरा प्रथम पहला अटेम्प्ट था, जी। उसमें 0.2 से मेरा जेआरएफ रुक गया था, लेकिन नेट क्वालिफाई हो गया था। और उसी दिसंबर 2022 में मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। जी। तो जैसे कि सर जेआरएफ के एग्जाम की बात करें तो बहुत खर्चे, सबसे पहला यही होता है कि हम तैयारी कैसे करें। तो हमें जैसे कि पहले अटेम्प्ट में ही अगर जैसे कि हमें जेआरएफ को क्वालिफाई करना है तो हम इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जेआरएफ हमें पहले अटेम्प्ट में ही हम उसको क्वालिफाई कर लें। बहुत सी बेसिक से रूल है कि दो चीजें होती हैं। पहला, आपका सर आप उसको आप कितनी बेसिक्स आपके कितनी ज्यादा क्लियर है, कितने जी। कॉन्सेप्ट उससे क्लियर है, आपकी उसमें रुचि है या नहीं है। यदि आपकी उसमें रुचि है तो आप पहले अटेम्प्ट में पूरी तरीके से लग जाइए और क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा, जी। जो फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर पे आपको कभी कभार हम लोग ऐसा होता है उसको अंडररेटेड करते हैं, उसको उपेक्षित कर देते हैं फर्स्ट पेपर को। जी। और सोचते हैं ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये हम कर ही नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट पेपर को हमको अच्छे से लर्न करना, अच्छे से सीखना, लगाना, उसके क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने हैं। और दोनों को ऐसा नहीं कि अगर आपका सेकंड पेपर बहुत अच्छा है तो कल सेकंड पेपर में फोकस करेंगे, आपको फर्स्ट पेपर में फोकस करना पड़ेगा अगर आपको जेआरएफ करना है। नेट जी। तो आप फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा भी अगर आपका सामान्य है और थोड़ा सा आता है तो हो सकता है नेट, लेकिन आपको जेआरएफ के लिए आपको दोनों पेपर अच्छे से तैयारी करके देने करनी पड़ेंगे। पड़ेगी। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पे आपको बराबरी की कमांड करनी पड़ेगी, आपको अगर जी। प्रथम प्रयास में जेआरएफ करना है तब। मतलब जैसे कि हमें जो जैसे कि फर्स्ट पेपर होता है उसको बहुत अच्छे जी से उसकी कमांड होनी चाहिए। जी जैसे कि फर्स्ट पेपर में आपके 10 यूनिट है, सेकंड जी। पेपर में 10 यूनिट होती है। तो जी। फर्स्ट पेपर की जैसे कि कुछ लोग कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की गणित अच्छी नहीं है या गणित पे ज्यादा कमांड नहीं है, लेकिन वो आपको डीआई छोड़ देते हैं, डीआई आपको नहीं जी। छोड़नी है। कुछ जी। जी। 5 से 6 टॉपिक्स ऐसे जो 10 यूनिट है, उसमें 6 से 7 आपको यूनिट पढ़ लेनी पड़ेंगी। पढ़ने इसमें मुख्य पड़ेंगे। रूप से आप डीआई आपको लगानी है। अगर आप डीआई पे थोड़ा भी फोकस कर लेंगे, आप दिन की एक डीआई भी अगर लगाओगे, डाटा इंटरप्रिटेशन एक भी लगाओगे, तो आप परीक्षा में वो डाटा इंटरप्रिटेशन गलत नहीं करके आओगे। आपको जी। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5 क्वेश्चन आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के सही हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के सही हो सकते हैं। फिर जी। यूनिट आती है आईसीटी की, हायर एजुकेशन की, फिर इन्वायरमेंट स्टडीज की। तो ये 3 4 टॉपिक ऐसे हैं, उनमें से आप अच्छे से डील करके अगर आप पढ़ सकते हो तो पेपर में आप अच्छा करके आओगे। और उसमें से भी क्या होता है, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं फर्स्ट पेपर के, वो आपको लगाने आवश्यक है। उनसे आपको ये पता चलेगा कौन से टॉपिक से, कौन सी यूनिट से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जी। और जी। जब उन सब टॉपिक्स को आप पढ़ लेंगे, वहां से आप समझ जाएंगे। यहाँ से जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्वयं स्वयं प्रभा एक टॉपिक है, तो वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। जी। और एसडीजी एमडीजी से पूछे जाते हैं। तो वहां से हम पढ़ लिए, हायर एजुकेशन पढ़ लिए,
तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बेसिक ऐसे कॉन्सेप्ट वही होते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से होते हैं। तो आप अगर 5-6 यूनिट अगर फर्स्ट पेपर का अच्छे से कमांड कर लेते हैं और आप फर्स्ट पेपर में 30+ क्वेश्चन सही करके आते हैं, तो आपको 11 पढ़ने में आसानी रहेगी। और सेकंड पेपर हाँ तो क्योंकि आपको बेसिक्स है आपका, आपको अच्छे से आता है, सेकंड पेपर आपका विषय रहा है, आप मास्टर्स में पढ़ के आ रहे हो, बैचलर्स में पढ़ के आ रहे हो, तो वो आपको मदद करेगा 11। जी। तो जैसे सर आपने एमए भी हिंदी से किया, ग्रेजुएशन में भी हिंदी सब्जेक्ट था आपका, तो आपको कितनी हेल्प मिली जेआरएफ के एग्जाम में हिंदी के सब्जेक्ट को लेने की? बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे याद है जब बीए किया था तभी से मेरा था कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है। जी ऑब्वियस सी बात है, मेरी हिंदी में रुचि अधिक थी। और उसके साथ साथ मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, 12th मैंने मैथमेटिक्स किया, तो मैथ से भी मेरा इसमें अधिक था। तो हिंदी से ये था कि कविताएं मुझे पसंद है, साहित्य से रुचि है, तो उसको मैं जी पढ़ता रहता था। लेकिन एक अलग से, एक होता कि आप एकेडमिक की पढ़ाई कर रहे होते, एक होता कॉम्पिटेटिव लेवल लेवल की पढ़ाई कर रहे होते हो। जी जी तो आपको दोनों में एक अंतर होता है। आप एकेडमिक की जब पढ़ाई करते हो तो आपको एक सिलेबस दिया होता है, उसी से आपको, लेकिन आप अलग से उसके कंपटीशन में आपके साथ सब टॉपर्स जुड़ते हैं, जो आप जी। कंपटीशन लेने लेवल के जाते हैं, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। और क्योंकि थोड़ी बहुत मदद मिलती है आपके सिलेबस, जो आप एकेडमिक में जो पढ़ के आए हो वही कहीं ना कहीं वही चीजें आपको नेट में भी मिलती हैं, जेआरएफ में भी मिलती हैं। तो मतलब काफी हेल्प हो जाती है, बहुत सी चीजों का नॉलेज पहले काफी से ही हेल्प हो रहता है। जाती है अगर आपने आपने मास्टर्स अच्छे से किया है, बैचलर्स अच्छे से पढ़ के आया वही सब्जेक्ट, तो मुझे जी लगता है कि काफी ज्यादा हेल्प होगी आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है। जी। तो जैसे कि सर शॉर्ट्स नोट्स अगर हमें बनाने हैं तो वो हम कैसे बनाएं? शॉर्ट नोट वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, जैसे मैं हिंदी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो या फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, ठीक है। तो हम अगर फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं तो स्वयं और स्वयं प्रभा पढ़ रहे हैं, तो स्वयं और जी स्वयं प्रभा लिख लिए, बस इतनी हेडिंग डाले, और उसकी स्थापना कब हुई, उसमें कितने चैनल्स आते हैं, इस तरह के थोड़े से शॉर्ट नोट्स। या पूरे देश भर में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, लिख लिए। अब पेपर जी से पहले हम लोग लर्न करके चले गए। तो जी। शॉर्ट नोट बहुत ज्यादा आपको मदद करेंगे। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप पूरा नोट्स नहीं रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जी। शॉर्ट नोट्स आप परीक्षा से रिवाइज करके जा सकते हो 2-3 दिन पहले, ये रहता है। तो जैसे कि सर अगर हम जेआरएफ की बात करें एग्जाम की, तो कोचिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, कि क्या कोचिंग लेने से ही होगा या नहीं लेंगे भी तो काम चल सकता है? कोचिंग, ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कोचिंग लेने से नहीं होता, लेकिन क्योंकि मैं बिना कोचिंग से पास किया हूं, तो आप भी कर सकते हैं। जी तो जी ये रहता है कि कोचिंग से एक आपको गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन आप अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो यूट्यूब पे बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपके जी सिलेबस से जुड़ी हुई या फर्स्ट पेपर से जुड़ी हुई, तो आप यूट्यूब की जी। मदद ले सकते हैं। लेकिन एक पार्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन करना, ये मुझे लगता है कि मतलब इतना आवश्यक भी नहीं है, लेकिन आप अगर चाहते हैं तो कर। माइक ऑफ हो गया था जी सर, क्या कह रहे थे आप? अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, अन्यथा आप बिना कोचिंग के भी पास किया जा सकता है जेआरएफ, जी जी। सिर्फ तो स्टडी से भी। जी जी जी। तो जैसा कि सर अगर हम बात करें मॉक टेस्ट की, तो सर क्या मॉक टेस्ट का रोल रहता है हमारे एग्जाम के, और कब कब और कैसे कैसे लगाने चाहिए हमें? मॉक टेस्ट का रोल बहुत अधिक रहता है आपके एग्जाम में। मुझे लगता जी है कि मैंने जितने मॉक टेस्ट और स्पीड टेस्ट दिए उसी का एक परिणाम था कि मैं फर्स्ट पेपर में भी अच्छे मार्क्स कवर किए हैं, और सेकंड जी पेपर में अच्छे मार्क्स कवर किए हैं। क्योंकि जी आपको परीक्षाओं में प्रश्न को जो फेस करना होता है, आप जब घर पे फेस करके जाते हो तो वहां पे गलती करने के चांसेस कम होते हैं। मॉक जी। टेस्टों से क्या होता है कि वो प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले हैं, अगर वो हमको मॉक टेस्ट में एक आध प्रश्न पहले मिल गए तो वो परीक्षा में गलत नहीं होते हैं। नहीं या होता। वो गलतियां जो हम परीक्षा में करते हैं वो हम घर पे कर लेते हैं, तो परीक्षा में करने की चांसेस बहुत कम हो जाती हैं गलतियां करने की। जी तो इसीलिए मॉक टेस्ट दीजिए। और मुझे लगता है कि जब आपके अंतिम 15 दिन बचे, 15 से 20 दिन परीक्षा के बचे, उसमें खूब मॉक टेस्ट दीजिए, जितने आपके हो चाहे फर्स्ट पेपर के, सेकंड पेपर के, प्रीवियस ईयर पेपर हल करिए। जितने जी आपको हो सके उतने पेपर आपको हल करने पड़ेंगे, उतने अगर आपको परीक्षा में 150 क्वेश्चन फेस करने हैं, तो आपको घर पे कम से कम 15 दिन पहले 1,500-2,000 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे, तब आप जी। परीक्षा में 150 क्वेश्चन वो अच्छे से कर पाएंगे, कर अटेम्प्ट कर पाएंगे पाएंगे। जी। इसलिए तो जैसे कि सर अगर हम मॉक टेस्ट का बहुत ज्यादा रोल होता है, ये तो है कि मतलब जो क्वेश्चन, ऐसा भी होता है कि बहुत से क्वेश्चन हमें
पता चल जाते हैं कि इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम हिंदी सब्जेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जेआरएफ के लिए, तो अगर हम हिंदी की तैयारियां करें तो कहाँ से करना अच्छा है, जो मतलब हिंदी का एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, तो जैसे कि आपने कहाँ से प्रिपेयर किया, कहाँ से पढ़ा, एक बार आप बता दें तो। जो मैंने जो किताबें का प्रयोग किया, फर्स्ट पेपर के लिए मैंने केवीएस मदान ली थी। और जी। दूसरे पेपर के लिए आप दृष्टि और अरिहंत में से कोई भी एक बुक ले से गाइड ले सकते हैं। ठीक है। और बाकी सेकंड पेपर आपको जो आपके पाठ्यक्रम में संबंधित किताबें हैं, जो अपना पाठ्यक्रम पढ़िए, सिलेबस पढ़िए, उसमें जितनी भी जी। किताबें हो उनसे आप मदद ले सकते हो। दूसरा, एक प्रीवियस ईयर का वो प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, यूथ जी। कंपटीशन नाम से एक बुक आती है। फर्स्ट पेपर की भी आती है, सेकंड पेपर की आती है, अपने हिस्से को ले लीजिए, उससे आपको मदद मिलेगा। फिर आपको अगर कहीं किसी भी माध्यम से, जैसे कि टेलीग्राम पे क्विजेस होते हैं, आपके ग्रुप अपना स्टडी सर्कल देख लीजिए, वहां पे भी क्विज होते हैं, तो वो आपको मदद कर देते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको कोई प्रोवाइड करा पा रहा, कोई मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा है, मॉक टेस्ट देते रहिए। लेकिन यूथ कंपटीशन के लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर पेपर उसमें होते हैं, वो ले लीजिए, आप मार्केट में उपलब्ध होगी यूथ कंपटीशन की। उसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर वो हल कर डालिए, जितने भी 5 6 साल 10 साल जितने भी आप पेपर को उपलब्ध हो पाए आसानी से, वो जी। सब आपको हल कर डालने हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, परंपरागत प्रश्न होते हैं, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल। आपको परीक्षाओं में मदद करेंगे। जी। 30 25 से 3 क्वेश्चन परंपरागत होते हैं। ठीक। तो जैसे कि क्या चैलेंजिंग पॉइंट आपने जब, अच्छा, जेआरएफ की एग्जाम को तैयारी करना स्टार्ट किया, तो क्या चैलेंजिंग पॉइंट आपकी लाइफ में आए? चैलेंजिंग पॉइंट बहुत सारे आते हैं कि स्टार्ट करते तो आपको ये नहीं पता होता कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो थोड़ा मैं लखीमपुर से आता हूँ, गोला से आता हूँ। वहां पे एक तो पहली बात आपको पता नहीं होता तैयारी करनी कैसी है, जी। बताता नहीं कोई जल्दी है, तो वो फिर यूट्यूब से आपको खुद खोजना पड़ता है, कैसे तैयारी की जाए, कैसे नहीं की जाए, कौन सी किताबें प्रयोग में लाई जाए, कौन सी किताब नहीं प्रयोग में लाई जाए। एट द एंड आपको तैयारी करनी है, आपको पहले पूरा सिलेबस देख लेना है, सिलेबस पढ़िए, जो जो सिलेबस में किताबें हों, जो जो सिलेबस में मेंशन चीजें हों, वो जी। आप पढ़ डालिए, जितना हो सके उसको उत्तर करिए। फर्स्ट पेपर आप मैथ्स पे ध्यान दीजिए, डीआई पे ध्यान दीजिए, रीजनिंग पे ध्यान दीजिए। और वो सिलेबस आपको पढ़ना है, और सिलेबस में कहीं पे अनुस्वार भी लगा है, कहीं पे बिंदी भी लिखी है, तो वो आपको पढ़ना है। उससे अगर क्वेश्चन बना नहीं तो आगे बनेगा। आपको सिलेबस पूरा छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि जिस प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहा है दिन प्रतिदिन, जेआरएफ का एग्जाम और टफ होता जा रहा है। इस बार भी पैटर्न चेंज आया था, जी। आपको पढ़ के जाना है। जी। और पहले ही बात ये रहती है कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपकी बहुत सारी सोशल लाइफ होती है। आपको थोड़े दिन के एग्जाम के 1 महीने पहले से आपको वो सोशल लाइफ छोड़नी पड़ेगी। थोड़ी। एग्जाम के आप अगर प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं तो वो पर्याप्त है, आपको 4 से 5 घंटे बहुत पर्याप्त है नेट जेआरएफ के एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक, आप अभी अभी तैयारी करना चालू किए हैं, आपके परीक्षा के 2 3 महीने बचे हुए हैं, तो आपको यही 4 से 5 घंटे, 6 से 7 8 घंटे तक, 9 घंटे तक पहुंचाना पड़ेगा आपको। जी। और अंत समय जब 1 महीना बचे, तो आप कोशिश करिए कि जो बर्थडे पार्टीज होती हैं, जो शादी होती हैं, उनको छोड़ने का प्रयास करिए, कि वो आपके एग्जाम के बाद भी, ये होता है ना कि एग्जाम के बाद भी आप कर हो सकते हो, आप जाएगा। चले जा सकते हो कि घर पे इसकी शादी हो, इसकी बर्थडे पार्टी हो, हाँ। लेकिन आप 1 महीना जब आपको बचे तो एग्जाम फोकस कर दीजिए, कि आपके लिए एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट रिश्ते भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम की इंपॉर्टेंस उनसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि आप उन रिश्ते, हाँ, अगर किसी के पास ट्रेजेडी हो जाती है तो आपको जानना चाहिए, तो वो नैतिकता है आपकी। लेकिन आपको एग्जाम के समय में अपने एग्जाम के समय में शादी ब्याह, फोन पे बातें छोड़ देना। थोड़ी सी कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि जी। डेडिकेशन लगानी पड़ेगी आपको जेआरएफ के लिए थोड़ा। और फिर ये रहता है कि एक और बात जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को जाननी चाहिए, जब लोग जेआरएफ की बात करते हैं तो अब लोग सोचते हैं कि यार बड़े विद्वान बन जाना है, 200 किताबें पढ़नी, 150 किताबें पढ़नी, 100 किताबें पढ़नी है। वो ना करें। कंपटीशन के लिए आपको, विद्वान बनने के लिए भी आपको पीएचडी करेंगे जाकर के, आप आपको 5 साल हैं, आपको कंपटीशन में परीक्षा उपयोगी किताबें पढ़नी है, किताब कि पढ़नी। जी। परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछा है, हाँ। ये नहीं कि सारा सिलेबस पढ़ना है, कि जहां से पहले देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, वो कैसे जानेंगे, वो तब आप जानेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जी। कि जी। यहाँ से जी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ से अधिक प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ से कम प्रश्न आ रहे हैं। तो जी। हमें सिलेबस पढ़ना तो है, पूरा पढ़ना है, लेकिन पहले वो टॉपिक्स क्लियर करने हैं जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जो कम पूछे जा रहे हैं उन पे हम बाद में देख लेंगे, जहां ज्यादा पूछा रहे हैं वो हमको देखना है, और वो कब, जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे।
तो पूरा सिलेबस ऐसा नहीं कि अगर हमारे पाठ्यक्रम में 20 किताबें हैं तो हम कोशिश करें 35 किताबें पढ़ के बिल्कुल विद्वान बनना है। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं हो करना है पाएगा आपको, जी। क्योंकि कंपटीशन परीक्षा उपयोगी आपको पढ़ना है। आपके पास 3 महीने है, ऐसा तो नहीं 3 साल है। 3 महीने में आपको अभी जून की परीक्षा है, 3 महीने क्लियर करनी है, तो आपको एग्जाम उपयोगी पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा उपयोगी पढ़ना पड़ेगा। बस यही सब बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको परीक्षा में देने से। तो ये तो बहुत अच्छी और बात बाकी आपने बताई प्रैक्टिस। कि जैसे कि एग्जाम है तो आपको इतनी किताबें तो सारी पढ़ने से क्या फायदा है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे पहले पढ़ना है आपको। हाँ, जी। तो उसे जैसे पहले कि पढ़ना सर, और प्रैक्टिस करते रहनी है आपके। जी, जैसे कि सर हम लोग एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाते हैं तो हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि पहले क्या एग्जाम को कहाँ से स्टार्ट करना है? पहले तो आप उन टॉपिक्स को देखिए कि आपको पहली बात काम रहना है एग्जाम में। एग्जाम में ज्यादा हड़बड़ाना नहीं, और एग्जाम से पहले हर एक अभ्यर्थी को लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, जो भी अच्छी बात होती है कि आप जब जाते हो, अब यार एग्जाम काश 15 दिन नोट टल जाता है, हम लोग के अंदर आता है। लेकिन आपको सब कुछ आता होता है ना, सब पढ़ा होता है। आपको पहले बात एग्जाम में काम रहना है। जब आपका एग्जाम शुरू होता है तो आपको पहला जो क्वेश्चन खुलता है, अगर वो आपको आता है ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। आपके 2-4 क्वेश्चन शुरुआत के जो खुले वो आपको नहीं आते कोई बात नहीं, उनको स्किप करते जाइए। क्योंकि आपके अगर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी आपको शुरुआत के नहीं आते तो भी आपको 140 क्वेश्चन बचे हुए हैं। जी बहुत है 140 क्वेश्चन। तो आपको उन क्वेश्चन पे जाना जो आपको आते हैं। ठीक है, आप उन वो क्वेश्चन करिए। आपको 70-80 क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, ठीक हो गए वो आपके। फिर ऐसे क्वेश्चन फंसेंगे जो आपके हो ही नहीं रहे हैं, आप पढ़ रहे हो कि यार ये कहाँ से आ गया है। तो जी। कभी एक बार उन क्वेश्चंस को इनको बाद में देखिए आकर के। जब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे में एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि मुझे लगा यार ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो मेरा दिमाग वहां काम करना बंद हो गया, मैंने स्किप कर दिया वो क्वेश्चन। और जब मैं दोबारा उस क्वेश्चन पर लौट के आता हूँ तो मुझे उस क्वेश्चन का आंसर याद आ गया कि अरे आंसर आ इसका तो गया, ये आंसर था, ये यहाँ मैंने पढ़ा था। हो तो जाता वो है। वो जरूरी होता है। पेशेंस लेवल आपका जरूरी है कि आपको हड़बड़ाना नहीं है कि अगर मुझे एक क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन पे अगले जाएंगे पे और करते वो हैं। क्वेश्चन शायद हमको आता होगा। हाँ, कि अगर शुरुआत के 5-10 क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं, आपको नहीं आते, आपके बिना पढ़े आ गए हैं, तो शायद आपको 140 क्वेश्चन में से 120 आपको पढ़े हुए आए हो। ये भी तो हो जी जी सकता है। जी ठीक है। जी। और बाकी डीआई पे ज्यादा फोकस करना, डीआई पे कॉम्प्रिहेंशन पे, ये आपको नंबर फुल में फुल मार्क्स देंगे। और ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है पेपर में। आपको आपको ऐसा लगेगा कि हमको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको सब कुछ आता होता है अगर आपने पढ़ा है। वह जी एग्जाम में आप अच्छा करके आओगे। आपको पेशेंस रख करके वो पूरा एग्जाम और हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे कभी से कभार पढ़ना हम है। प्रश्न को गलत पढ़ जाते हैं। जब पूछा होता है कि इनमें से क्या नहीं है, और आपने पढ़ लिया होता है इसमें क्या क्या है? है। जी हाँ, जी तो जी, वो चीजें हो गलती जाता नहीं करनी है। उसके कारण आप एक आध क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो जो आपको है। आता होता है। आते हुए क्वेश्चन गलत करके आएंगे, आप मेरिट से नीचे चले जाएंगे। जी जी कंपटीशन है आपका। जी। एक एक क्वेश्चन भी आगे पीछे हुआ तो काफी रैंक नीचे हो जाती है। हाँ, क्योंकि मेरा पिछली बार जब जीआरएफ नेट जब पहली बार हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरा 0.2 से जीआरएफ रुका था। और जी मेरे जी, 2-3 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए थे, जिसके कारण मेरा जीआरएफ रुक हो गया था। जाता है, तो हो मुझे जाता पता है। है वो एक नंबर कितना मायने रखता है। तो आप कोशिश करते हैं। और निष्ठुरता, मैं जब नाटक पढ़ रहा था चंद्रगुप्त, उसमें एक कथन आता है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता के सीपी में पलता है, चाणक्य कहते हैं। तो जी आप अगर महत्वाकांक्षी हैं तो आपको थोड़ा निष्ठुर होना पड़ेगा। आपको जी कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, अपने परीक्षाओं के लिए, जो जी आपको परीक्षा उत्तीर्ण करवा के देंगे। उनमें से एक कदम ये भी होगा कि आप 15-20 दिन पहले अपने पेपर में पूरे कंसंट्रेशन दे दीजिए। आप पूरी तरीके से पेपर पर लग जाइए। किसी भी प्रकार की शादी, किसी भी प्रकार के फंक्शन मत अटेंड करिए। ये मेरी सलाह है, व्यक्तिगत सलाह है। क्योंकि वो आपका पेपर, आप एक दिन जाते हो कहीं पे फंक्शन में और आपका एक दिन ही खराब होता है। अगर आए वहां से पानी चेंज हुआ, आपका तबीयत खराब हो गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, तो आपका एक हफ्ता चला जाएगा। जी तो जी जी। आपका स्वास्थ्य भी आपको परीक्षा के लिए ध्यान में रखना ध्यान पड़ेगा। में। ये वो चीजें हैं जो मैंने फेस की हैं, जो मुझे जी लगी हैं। जी तो जी। वो अपना अनुभव मैं आपको दे रहा हूँ। तो आशुतोष जी, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छा लगा जो आपने बच्चों को इतना गाइडेंस दिया। अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री आपने बता दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू।